नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पर्यावरण अध्ययन ईबीएस का मॉक टेस्ट नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं पर्यावरण अध्ययन ईबीएस से, इन्वायरमेंट स्टडी से। अगर आपने उन्हें सारी की सारी क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, एकदम प्रॉपर तरीके से प्ले लिस्ट बना दिया है, सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। प्रत्येक क्लास में सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो जितने भी क्लासेस हैं आप लोग अच्छे से लगाएं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है प्रत्येक क्लास में। तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाएं। आज की जो क्लास है ये भी दोस्तों हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। यूपीटेट 2026 के लिए रामबाण क्लास साबित होगी। पेपर 1 के लिए, पेपर 1 में ही आपका ईवीएस पूछा जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चंस होंगे, तो क्लास को एंड तक देखें। अगर आप लोग यूपीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किस भाग के अंतर्गत शामिल किया गया है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको हम डीपीएसपी बोलते हैं, या ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन किस भाग के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इन दोनों को दोस्तों आपके भाग बी और सी, मतलब मौलिक कर्तव्य में इसका दिया हुआ है, शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ए और सी दोनों, ए और सी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों। ए और सी दोनों रही सही उत्तर हो जाएंगे अनुच्छेद 48 ए में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 48 ए में नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 51 ए में, ठीक है, अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्य, दोनों ही पर्यावरण की रक्षा करने और वन्य जीवों के प्रति दया भाव रखने का निर्देश देते हैं। तो ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 48 ए नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 51 ए मूल कर्तव्य, दोनों ही पर्यावरण की रक्षा करने और वन्य जीवों के प्रति दया भाव रखने का निर्देश देता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के होंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होंगे। ईबीएस से है। ईबीएस जो है एक ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा रूप है ईबीएस का, यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। बहुत सारे टॉपिक्स दोस्तों आपके देखने के लिए मिलेंगे, है ना। जैसे आपके उद्यान हो गए, है ना दोस्तों, जैसे आपके वन्यजीव संरक्षण हो गया, ठीक है, और भूगोल हो गया, और दोस्तों आपके जितने भी आपके पर्यावरण से संबंधित जितने भी आपके संगठन हैं उनसे हो गए, ठीक है, जितने भी आपके आंदोलन हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत ही बड़ा रूप है, कहाँ से पूछ ले क्वेश्चन। तो सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते चलेंगे, तो आप लोग उनको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू की आदत जो होती है वो किससे होती है? कोकीन से, कैफीन से, निकोटीन से, या दोस्तों हैस्टेमिन से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, निकोटीन से। ठीक है, तंबाकू की जो आदत होती है वो निकोटीन से होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं हम यूपी टेट की। ठीक है, तो यूपी टेट में दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके किसके पूछे जाते हैं? ईबीएस से पूछे जाते हैं। तो ईवीएस के 30 क्वेश्चंस की हम तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। सभी दोस्तों का भला करें, वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, आगे भी पहुंचाएं। जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं वीडियो को सभी के लिए शेयर करें। ठीक है, यूपी टेट में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेस्ट एजुकेशन चैनल को। ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा है, आयु से आयु पूछी है कि ठीक है, लड़कों की कितनी आयु होनी चाहिए या लड़कियों की कितनी आयु है ये बताना है। 21 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष व 21 वर्ष, 18 वर्ष व 18 वर्ष, या 18 वर्ष या 16 वर्ष। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो बात करें लड़कों की, तो लड़कों की जो आयु है वो दोस्तों आपकी 18 वर्ष है। ठीक है, और लड़कियों की जो आयु है वो लड़कियों की जो आयु है वो 18 वर्ष है, और लड़कों की जो आयु है वो 21 वर्ष है। ठीक है, कितनी है लड़कों की आयु? 21 वर्ष है। तो
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों। लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष। ठीक है, विवाह योग्य आयु जो है यही है आपकी। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? 21-18। मतलब लड़कों की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। लड़के की बी फॉर बॉय, बॉय की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ठीक है, और आपकी लड़की की कितनी होनी चाहिए? गर्ल की कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ठीक है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है दोस्तों खनन है, बेकारी है, मुर्गी पालन है या दोस्तों कृषि है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, कृषि। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ठीक है, भारतीय संविधान से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने के मिलेंगे प्रत्येक शिफ्ट में, तो आप लोग जरूर देखिएगा। आपका तीन दिन पेपर होना है, एक दिन नहीं है। पहले तो हमारे टाइम में तो एक दिन ही होता था, एक दिन में सारे पेपर होते थे। ठीक है, ऐसे सीटेट का भी एक दिन में ही होता था। ठीक है, जब आपका ऑफलाइन था, ऑफलाइन तो अब भी है। ठीक है, लेकिन पहले एक ही दिन में सारी चीज़ें समाप्त हो जाती, दोनों पेपर एक ही दिन में हो जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से देखें। सीटेट मेरे दोस्तों 2 बार निकाला है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, 2 बार क्वालिफाई कर रखा है मैंने सीटेट और अच्छे नंबरों से। क्वेश्चन नंबर 5 पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज के बारे में बहुत ही नॉलेज होती है और ये उसमें काम कर चुके होते हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, 12 सदस्यों को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। संविधान से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो आप लोग देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। गणगौर का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? तो वो दोस्तों आपके चैत्र शुक्ल 30 को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल 30 को। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। और कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका राजस्थान में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ ईवीएस से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या दोस्तों भारत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो ये दोस्तों आपका भारत हो जाएगा। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो ट्यूबवेल है और नहर भी है, आप लोग जानते ही हैं, नहरों से होती है, गंगा नहर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एटीएम का पूरा रूप है, एटीएम का पूरा रूप बताना है, फुल फॉर्म बतानी है एटीएम की, जो आजकल हम सभी अपने पर्स में रखते हैं, एटीएम जहाँ से पैसे निकालते हैं। तो एटीएम का जो फुल फॉर्म है वो दोस्तों आपकी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डेंगू रोग का वाहक है। ठीक है, डेंगू रोग का वाहक कौन है? एंडीज मच्छर से होता है। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर से होता है, घरेलू मक्खी से होता है, दोस्तों एनोफिलीज मच्छर से होता है। डेंगू जो होता है वो किस मच्छर से होता है? इसका वाहक कौन है? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया डेंगू के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट का दोस्तों एंडीज मच्छर। ठीक है, एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू, तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। ठीक है, अमाशय है, यकृत है, आंत्र है या दोस्तों वक्रत है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? तो दोस्तों ये आपकी यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यकृत। यकृत को हम दोस्तों लीवर बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चंस कैसे हैं कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कंटिन्यू क्लास हो रही है हमारी, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा जरूर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें सभी दोस्तों में। जितने भी दोस्त आपके यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। पल्स पोलियो जो कार्यक्रम चलाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? पोलियो का उपचार,
पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन। ठीक है, पोलियो को जड़ से बिल्कुल नाश करना, खत्म करना। पोलियो पल्स पोलियो कार्यक्रम का यही उद्देश्य था। ठीक है, पोलियो को भारत से मिटाना। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ये दोस्तों आपका कब चलाया गया था? WHO द्वारा 1995 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 27 मई 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, 27 मई 2024 को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है CNG का पूरा रूप है। CNG का पूरा रूप पूछा है। CNG की फुल फॉर्म पूछी है हमसे। ठीक है, कॉमन नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या दोस्तों सर्टिफाइड नेचुरल गैस। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। CNG का पूरा रूप है, तो CNG का पूरा रूप बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कुत्ता मछली का आवास है। कुत्ता मछली कहाँ रहता है? ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है कुत्ता मछली, है ना दोस्तों। कुत्ता मछली जो होती है ये दोस्तों आपकी छोटी सार्क होती है, छोटी सार्क का एक रूप है। ठीक है, इसकी जो क्षमता है सूंघने की जो शक्ति है वो कुत्तों की तरह ही होती है, इसलिए इसको कुत्ता मछली कहा जाता है, डॉग फिश। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कश्मीरी चोंगा कहलाता है। कश्मीरी चोंगा जो है ये क्या कहलाता है? फिरन कहलाता है, अंगरखी कहलाता है, बुख्तारी कहलाता है दोस्तों, अचकन कहलाता है। ठीक है, कश्मीरी चोंगा यह दोस्तों आपका कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीरी जो लोग हैं उनका पारंपरिक पहनाव है, जो कि ठंड से बचने के लिए पहना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका फेरन। क्या हो जाएगा? फेरन। कश्मीरी चोंगा कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? फेरन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूछा है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर आपसे पूछे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाइएगा। लेकिन प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष हैं, तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक या दोस्तों 15 जून से 21 जून तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। और प्रथम वन्यजीव सप्ताह जो मनाया गया था 1957 में मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया था? 1957 में प्रथम वन्यजीव सप्ताह। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात या मध्य प्रदेश। सभी क्वेश्चन चुनिंदा हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, तो आप लोग अच्छे से देखें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें क्लास के लिए, क्लास कैसी रही, क्वेश्चंस कैसे रहे। ठीक है, यूपी टेट के लिए रामबाड़ क्लास है, यूपी टेट स्पेशल है, यूपी टेट के लिए ही है, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, MP। ठीक है, मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। भारत में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो यहीं पाए जाते हैं। पूरे भारत की अपेक्षा 785 बाघ इस समय मौजूद हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको टाइगर रिजर्व कहते हैं। और इसमें कान्हा जो टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये सभी दोस्तों आप इसमें पाए जाते हैं। सभी आपके जो टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर
ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में ही हैं, तो इसीलिए इसको दोस्तों टाइगर की स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिक है? हवा का, जलधारा का, ध्वनि का, या दोस्तों प्रकाश का? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है ये दोस्तों हमारी 21% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कितनी पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है भैया हमारी 0.036%। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 0.036। और आर्गन पाई जाती है, आर्गन वो दोस्तों आपकी 0.93% पाई जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत पूछा है। नवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जो कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, कोयला है, पेट्रोल है, पौधे हैं, यूरेनियम है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत जो होते हैं, सौर ऊर्जा हो गई है ना, पवन ऊर्जा हो गई, जल विद्युत हो गया, बायोमास हो गया, ये सभी दोस्तों ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं। ये कभी समाप्त नहीं होंगे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। पौधे जो हैं ऊर्जा का नवीकरण स्रोत हैं, क्योंकि पौधे कभी नष्ट नहीं होंगे। कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, क्योंकि ये सभी आपके खाद्यान्नों से निकलते हैं, नीचे से निकलते हैं, तो एक सीमित भंडार है ये आपके अनवीकरण नहीं है, अनवीकरण है, नवीकरण नहीं है, तो नवीकरण स्रोत हो जाएंगे पौधे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एकल परिवार से तात्पर्य है, एकल परिवार किसे कहते हैं? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, संपूर्ण जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हों, या फिर दोस्तों केवल पति पत्नी हो। ठीक है, तो बताइए एकल परिवार किसे कहते हैं? एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? तो एकल परिवार जो होता है उसमें दोस्तों हमारे माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। माता पिता परिवार जिसमें माता पिता एवं बच्चे हों, उसी को दोस्तों हम एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी पीने के पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये एक बीमारी है, ये पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण फैलती है? फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, या दोस्तों कैडमियम? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, नाइट्रेट। ठीक है, पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने से क्या हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से धान के खेतों और मवेशियों की जुगाली करने से उत्सर्जित होती है? ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों? ठीक है, जो कि आपके धान के खेतों में मिलेगी, दलदली जो धान के खेतों ने उनसे निकलती है। मवेशी जो जुगाली करते हैं, जो खाना खाने के बाद अपने खाने को आंग 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 ऐसा करके करते हैं, ठीक है, उनसे निकलती है। तो ये दोस्तों आपकी कौन सी गैस है? ये मीथेन गैस है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? मीथेन, CH4। ये धान के दलदली खेतों, कोयले की खानदान और मवेशियों द्वारा जुगाली करने पर निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि धान के खेत से कौन सी गैस उत्सर्जित होती, कौन सी गैस निकलती है धान के खेतों से। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा भी गया था 2017 में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मीथेन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो है कौन सा है? सबसे पुराना पूछा है हमसे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट उद्यान जिसको रामगंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, गिरी राष्ट्रीय उद्यान जिसको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए? सबसे पुराना पूछा है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है आपका, ये दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है। ये भी आपका टाइगर मतलब चीतों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम रामगंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इसका निर्माण हुआ, निर्माण मतलब स्थापना हुई थी, बना था। ठीक है, तो सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है यही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी ऑप्शंस को आप लोग नोट डाउन करें, हो सकता है काजीरंगा पूछ ले, गिरी पूछ ले, कान्हा पूछ ले, है ना, तो इनको भी आप लोग नोट डाउन करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से घेंगा होगा, एनीमिया होगा, मधुमेह होगा, या दोस्तों रतौंधी होगा। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो दोस्तों आपका मधुमेह होता है, डायबिटीज़ जो होता है, शुगर जो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है। ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है। ठीक है, जूल से, डेसिबल से, न्यूटन, या दोस्तों पास्कल से। तो ध्वनि प्रदूषण जो है ये दोस्तों आपका डीबी में नापा जाता है, डेसिबल में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण आवासीय जो क्षेत्र होते हैं, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि का जो नॉर्मल है वो दोस्तों आपकी 55 dB होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी हमसे पूछ लिया ना, पूछ लिया क्वेश्चन। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में है, तो दोस्तों ये आपका असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। गुजरात एशियाई शेरों के लिए, बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और कर्नाटक जो है हाथियों के लिए। तो यहाँ पर हमारा हमसे पूछा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो असम में हो जाएगा, असम राज्य में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी पौधा है जो अपना भोजन खुद ना बनाकर दूसरे पौधों से पोषण लेता है। बताइए कौन सा पौधा हो जाएगा जो परजीवी है, जो अपना भोजन खुद ना बना करके दूसरों से लेता है। मनी प्लांट होगा, अमरवेल होगा, घटपर्णी होगा, या दोस्तों कैक्टस होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अमरवेल। ठीक है, अमरवेल जो होती है, जो पीली पीली होती है, ऐसे करके पेड़ों के ऊपर गिर जाती है, पेड़ों से अपना भोजन लेती है और उस पेड़ को नष्ट कर देती है भाई। वो जहाँ पर भी गिर जाती है वो अमरवेल है ना, पीली जो होती है धागे की तरह, सुतली की तरह। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए पीली होती है। जिस पेड़ पर भी गिर जाएगी उसका नाश कर देगी, सारा सोख लेगी, उस सारा कुछ उसमें पोषण जो भी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। मानव पर्यावरण सम्मेलन जिसको जहां पहली बार 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, ठीक है, मनाने का निर्णय लिया गया, किस वर्ष आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, मानव पर्यावरण सम्मेलन, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो हुआ था ये दोस्तों आपका 1972 में हुआ था। ठीक है, स्वीडन में हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में 5 जून को पहली बार। ठीक है, तो कब हुआ था, 1972 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि सूज जाती है, जिसे घेंगा रोग कहा जाता है। ठीक है, तो घेंगा रोग पूछा है हमसे, कौन सी ग्रंथि फूल जाती है आयोडीन की कमी से। तो ये दोस्तों आपकी थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, गले में होती है। ठीक है, ये आपकी फूल जाती है और आगे की तरफ सूज जाती है, वो घेंगा रोग कहते हैं उसे। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से होता है, तो ये आपकी कौन सी थायराइड ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो ये थी आज की क्लास 30 क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस कैसे रहे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आपका स्कोर क्या रहा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्रयास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, तो आप लोग अच्छे से देखें। यहीं से क्वेश्चन आपके कुछ फंसेंगे, जो भी अंतिम समय में तैयारी करा रहा हूँ, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा ज़रूर दें।
मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।